युवा की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए इकबाल साहब के बेटे अगर समाजवादी से प्रत्याशी होते हैं और यहीं पर ही मौजूदा जो समाजवादी पार्टी के सांसद है ज़ियाउर रहमान वो भी युवा हैं, तो दोनों की जोड़ी, युवाओं की जोड़ी के सामने लगता है कि बीजेपी टिक पाएगी क्योंकि बड़े चेहरे हैं दोनों। समाजवादी पार्टी के जो सांसद है उनका मुसलमानों में और युवाओं में काफी प्रभाव माना जाता है, तो ये तो और बड़ी चुनौती हो गई ना बीजेपी के लिए अब संभल में। संभल में जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें बड़े स्तर पर गुटबाजी है, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है, क्या नगर पालिका का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, गुटबाजी एक बड़े स्तर पर सामने आती है और जिसका नुकसान बीजेपी को होता है। आप मानते हैं कि बीजेपी में गुटबाजी ने विकास की बात करी तो विकास तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हुआ है। संभल में मौजूदा विधायक ने बहुत काम कराया संभल में और उनको पब्लिक चुन भी रही है। बहुत सारे मुस्लिम वोट है संभल विधानसभा में, 2.5 लाख के करीब मुस्लिम वोट है और कहा जाता है कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, लेकिन बीजेपी एक उनका लिमिटेड वोट बैंक है, जिससे आगे वो नहीं बढ़ पा रही। तो आप कैसे हराएंगे समाजवादी पार्टी को यहाँ पर, क्योंकि मुसलमान बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान, कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को साथ लेकर संभल में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए बीजेपी को, या मुस्लिम प्रत्याशी उतारना चाहिए संभल जैसे मुसलमानों का? अगर आप कैंडिडेट होते हैं तो आपको लगता है कि मुसलमान आपको वोट करेगा संभल विधानसभा में? मुस्लिम लोग काफी अच्छी तादाद में हमें सपोर्ट करेंगे। मेरे पूर्वजों के बहुत अच्छे संबंध हिंदू मुस्लिम एकता भाव के रहे हैं। हम लोगों को बहुत पुराना घराना है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो लगातार 9 साल से सत्ता पर है, तो वहीं बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन पूरी तरीके से मैदान में है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है संभल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी संजय सांख्यांकर जी। स्वागत है। थैंक यू। लगभग 9 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार को उत्तर प्रदेश में हो गए, तो डर है भाजपा में कि कहीं सत्ता विरोधी लहर इस बार बीजेपी को सामना करना पड़े, सत्ता विरोधी लहर से? ऐसा कोई दूर दूर तक चुनौती नहीं है। योगी सरकार के द्वारा 9 वर्ष के अंदर अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कार्य किए गए हैं। उन सब की परिणति संभल में भी चेंज हुआ है और संभल का भी टोटल पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके अंदर तब्दीली है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पे इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी ने विकास का सिर्फ नारा दिया लेकिन काम नहीं किया, क्योंकि बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे हावी रहे। विकास नहीं किया बीजेपी सरकार ने, ये जो समाजवादी का इंटरप्रिटेशन है इसका कोई लॉजिक नहीं है। समाजवादी वाले अपने गिरबान में झांके कि उन्होंने क्या दिया संभल को। दे डिड नॉट डिलीवर नथिंग। हमारी सरकार ने संभल के अंदर रोडवेज का बस अड्डा यहाँ पर निर्माणाधीन है, विद इन 2-3 मंथ ऑपरेट होने जा रहा है। संभल का स्वीकृत रोडवेज बस अड्डा था, डिपो था, उसकी फिरोजपुर में लैंड हम लोग एलोकेट कराई थी तो सन 93 में, सन 98 में बजट के लिए स्टार्ट हुआ। अब जाकर फिरोजपुर के पुल से पहले 3 एकड़ 24 डेसिमल क्षेत्र में रोडवेज की वर्कशॉप का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। संभल के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर के किनारे खिन्नी मोहद्दीनपुर गांव है, जो जहां से हमारा आपके अप एंड डाउन ट्रेंच है, वहाँ पर लगभग 500 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर संभल तहसील में बन रहा है, जो हमारे लिए एक लाइफलाइन, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे एक लाइफलाइन है, उसी तरीके से औद्योगिकरण के क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक लाइफलाइन सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि संभल इज हैविंग plenty of food processing industry potential। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को संभल विधानसभा में हरा देगी, क्योंकि लगातार 6 बार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक? ठीक है, 6 बार से समाजवादी के विधायक है। हम लोगों ने 1967 से 69 तक जनसंघ के टिकट पर महेश जी गुप्ता यहाँ पर विजयी हुए। सन 93 में सत्यप्रकाश एडवोकेट संभल से विजयी हुए। उसके बाद से ठीक है हम 6 बार हार चुके, परंतु इस बार 2027 के अंदर संभल इतिहास रचने जा रहा है और संभल से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। उसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं।
संभल के अंदर हम लोग की बहुत पुरानी मांग थी कि संभल में पीएसी बटालियन बनाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 25 जनवरी 2020 को सीए प्रोटेस्ट के बाद घोषणा की गई कि संभल में पीएसी बटालियन स्थापित होगी। यादनगर से निकलते ही बाएं हाथ को लहरा कमंगर रोड जो है दतावली मौजे में 80 एकड़ जगह पीएसी बटालियन के लिए क्रय की जा चुकी है। बहुत शीघ्र इसका श्री गणेश स्थापना का होने जा रहा है। हाँ, लेकिन आपने विकास की बात करी तो विकास तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हुआ है। संभल में मौजूदा विधायक ने बहुत काम कराया संभल में, और उनको पब्लिक चुन भी रही है। पब्लिक चुनना एक अलग विषय होता है, विकास नहीं हो पाया। विकास होता तो आज रोडवेज का बस अड्डा सन 60 से आज 65 साल से किराए के भवन में न चल रहा होता। विकास होता तो रोडवेज डिपो की स्थापना 1973 से सैंक्शन थी, वो ही सारे साहिवान विधायक होते रहे। किसी के द्वारा भी संभल चूंकि परिवहन के क्षेत्र में एक टापू पर बसा हुआ स्थान है, जहाँ पर हमें कोई मार्ग नहीं है सड़क परिवहन के अतिरिक्त। निश्चित तौर पर हमारी जन सुविधाएं पिछले 50 साल से रन हो रही होती हैं और संभल डिपो फ्लोरिश हो रहा होता, और पूरे प्रदेश में और देश भर के लिए यहाँ से बसें चलती। आम जनता प्राइवेट बसों की डग्गामारी के पीछे न दौड़ती। हाँ, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम वोट है संभल विधानसभा में, 2.5 लाख के करीब मुस्लिम वोट है, और कहा जाता है कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। लेकिन बीजेपी एक उनका लिमिटेड वोट बैंक है, जिससे आगे वो नहीं बढ़ पा रही। तो आप कैसे हराएंगे समाजवादी पार्टी को यहाँ पर, क्योंकि मुसलमान बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ। देखिए, नई जो पौध हमारी आ रही है बच्चों की, वो लोग क्वेश्चन आए रहे उनके पास। आज जैन जी का जो फलसफा चला है पिछले 1 माह में, आपने देखा होगा, वो चाहते हैं डिलीवरी क्या है आप दे दीजिए हमें, खाली लिप सर्विस न कीजिएगा। लफाजी से काम नहीं चलता। और हमारी सपा और बसपा की सरकारों में जो भी यहाँ से विधायक साहिबान रहे, उनके द्वारा कभी कोई भी कार्य नहीं किया गया। मात्र बहुत छोटे लिमिटेड एरिया के अंदर उन्होंने अपनी जनता को बेवकूफ बनाया। संभल का भला ही नहीं हो पाया। अगर भला होता तो निश्चित तौर पर संभल का में बहुत चीजें तब्दीली होती हैं, और संभल में शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा यहाँ पर उपलब्धि होती। आपने युवाओं की बात करी तो युवाओं में चर्चा ये भी है कि समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक इकबाल महमूद साहब, उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं संभल सीट से समाजवादी पार्टी से, तो वो तो युवा है, तो उनके लिए तो और आसान हो जाएगा चुनाव। ऐसा नहीं है। अब एवोल्यूशन चल रहा है, तोलता है वोटर। अब नए बच्चे सब तोलेंगे कि भाई किस में दम है, कौन सी सरकार है जो कुछ कर सूरत बदल सकती है संभल की। कुछ सरकार के नुमाइंदे में ऐसे कुछ चुने जो संभल का भला हो। ये तो 8-8 बार आजमाए जा चुके, कोई भी पब्लिक को डिलीवरी नहीं दे पाए जो दी जानी चाहिए थी, और जनता बड़ी हताश है, जवाब चाहती है। निश्चित तौर पर योगी सरकार ने 2 साल के अंदर संभल के लिए काफी चीजें की हैं। अभी भी हमारी काफी चीजें पाइपलाइन में हैं, और संभल के विकास को हम लोग कराकर मानेंगे, बीच में कहीं रुकेंगे नहीं। कहीं रुकेंगे नहीं। आपने युवा की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए इकबाल साहब के बेटे अगर समाजवादी से प्रत्याशी होते हैं, और यहीं पर ही मौजूदा जो समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान, वो भी युवा है, तो दोनों की जोड़ी, युवाओं की जोड़ी के सामने लगता है कि बीजेपी टिक पाएगी, क्योंकि बड़े चेहरे हैं दोनों। समाजवादी पार्टी के जो सांसद है उनका मुसलमानों में और युवाओं में काफी प्रभाव माना जाता है, तो ये तो और बड़ी चुनौती हो गई ना बीजेपी के लिए अब संभल में। कोई चुनौती नहीं है, आपको लगता है ये। निश्चित तौर पर इस बार से हर हाल में सबोटेज होगा ये, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी व्यूहरचना, अपने कार्यों से संभल में नया इतिहास रचेगी, और संभल से 2027 में भाजपा का विधायक जीतेगा। आपकी पार्टी से बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, बीजेपी आपको ही टिकट क्यों दे? मेरा ये मानना है कि संभल में हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम संभल की विकास के लिए पहल करें। जितने लोग भी लड़ते हैं, मांगते हैं, अच्छी बात है। मैं अपने जाति तौर पर अपने बारे में जरूर कह सकता हूं कि मैं पिछले 35 साल से सामाजिक जीवन में संभल के विकास को लेकर कोई भी सरकार रही हो, सपा की रही हो, चाहे 89 तक एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी 85 से 89, तो उनसे भी जाकर संभल की समस्याओं के लिए लड़ता फिरता था। 90 में मुलायम सिंह जी आए, उनसे भी मैं संभल की समस्या पर जाकर लड़ता था। 93 में कल्याण सिंह जी की सरकार आई, 98 में राजनाथ सिंह जी की आई, मेरा उनका बड़ा निकट भाव है, उनसे भी मैं संभल के विकास को लेकर लड़ता था। मेरी अपनी जो यूएसपी है वो संभल का डेवलपमेंट है, और सब लोग जानते हैं कि संजय सांगतर विकास के मामले में किसी से भी समझौता नहीं कर सकता। लेकिन कहा जाता है कि संभल में जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें बड़े स्तर पर गुटबाजी है, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है, क्या नगर पालिका का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो।
गुटबाजी एक बड़े स्तर पर सामने आती है और जिसका नुकसान बीजेपी को होता है। आप मानते हैं कि बीजेपी में गुटबाजी है? थोड़े बहुत मामूली कहीं कुछ जो हो सकता है, लोगों के मन में कुछ अपने ख्यालात मैच ना हो, कुछ थोड़ा तकलीफ मानते हो, उतने वो खुले मन के ना हो। अब मेरे आप देखिए 2017 में संभल नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मेरी पत्नी का पूनम सांकेतर का सिलेक्शन किया गया। हम लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरे स्थान पर हम लोग आए और लगभग 2800 मतों से हम लोग हारे, जबकि संभल का जो जातिगत रेशो था वो 74-26 था। अब जो 2024 में, अभी 23-24 में चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी कैंडिडेट ज्यादा मार्जिन से हारा। हम लोग अपनी अपनी यूएसपी है, लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, जो हमारे साथ मिलकर काम को जानते हैं कि ये लोग काम करेंगे। मान लीजिए बीजेपी आपको अगर टिकट दे देती है संभल विधानसभा से, तो कितना वोट आप संभल में इस बार बीजेपी के पाले में डालने वाले हैं? बीजेपी पाले में मोर देन 1 लाख वोट हम यहाँ पर संभल में इस बार लेंगे और संभल की सूरत बदलने का प्रयास करेंगे और संभल से विजयी होकर दिखाएंगे। मुसलमान कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को साथ लेकर संभल में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए बीजेपी को, या मुस्लिम प्रत्याशी उतारना चाहिए संभल जैसी सीट जीतने के लिए? मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारने का अभिनव प्रयोग 2002 के नगर पालिका चुनाव में रईस अंसारी साहब को टिकट देकर किया गया था। वो मात्र अपनी बिरादरी से 500 वोट लेके आ पाए और लगभग 5000 वोट हमारा वोट आ गया और वो पूरी तरीके से हारे। ये प्रयोग उतना सफल नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि संभल में इस बार पब्लिक के अंदर लहर है। पब्लिक चाहती है कि वह बहुत हो गया, ओवर एनफ, कुछ होना चाहिए संभल का भला। ये जितने भी साहिबान पूर्व में हमारे लड़ चुके हैं, पब्लिक को डिलीवरी नहीं दे पाई। मैं तो आपको ये तक बताऊंगा कि रामगोपाल यादव साहब 2004 से 9 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी से विजयी हुए और 4 से 7 में समाजवादी की सरकार थी। वो वहाँ पर मुरादाबाद रोड पर मेरे पेट्रोल पंप फार्म से आगे ताज मिल्क में रुका करते थे। तो एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया हुआ था, बॉबी वॉक को पीछे आ गए, बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे ये वेदना की, भाई मेरे किसी विधायक ने मुझे आज तक एक प्रोजेक्ट नहीं दिया कि भाई संभल लोकसभा क्षेत्र के आप सांसद हैं, कुछ ये काम करा दीजिए संभल विधानसभा में या सोली भैजो विधानसभा में या गंगेश्वरी में। और जो मेरी समझ में आता है मैं करता रहता हूँ। मुसलमानों का अगर आप कैंडिडेट होते हैं तो आपको लगता है कि मुसलमान आपको वोट करेगा संभल विधानसभा में? मुस्लिम लोग काफी अच्छी तादाद में हमें सपोर्ट करेंगे। मेरे पूर्वजों के बहुत अच्छे संबंध हिंदू मुस्लिम में एकता भाव के रहे हैं। हम लोगों को बहुत पुराना घराना है, कोई भी दीपत राय हो, शहर हो, देहात हो, काफी पुरानी संबंध हैं। निश्चित तौर पे वो दे विल सपोर्ट है। लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से हैं, कहा जा रहा है मुस्लिम प्रत्याशी ज्यादा और डिवाइडेशन होगा जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा संभल विधानसभा सीट में। तो आपको लगता है कि एमआईएम भी एक फैक्टर होगी इस चुनाव में, संभल विधानसभा चुनाव में? हाँ, एमआईएम के प्रति नए बच्चों का बड़ा रुझान है। अभी जब 2017 का चुनाव था तो यही जिया उर रहमान लड़े थे और लगभग 59,000 मत ये पाई। तो बहुत अच्छा अंडरवेव करंट मैंने देखा था उस समय। और अभी भी 2023 की चेयरमैनी के चुनाव में लगभग जो हैं आशिया मुशीर, इनके पक्ष में भी आईएमएम का बहुत अच्छा वोट गया। तो आईएमएम भविष्य के लिए चुनौती निश्चित तौर पर बनेगी और चेंजिंग सिनेरियो में इसका भी एक अपना एक बहुत अच्छा वजूद नजर आता है। यानी कि बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला है एमआईएम के चुनाव में? ना, फायदा नुकसान पर नहीं हम एवेल्यूएट कर रहे हैं। हमें तो बीजेपी अपनी डिलीवरी के आधार पर चुनाव जीतेगी और आम जनता का जो हिंदू मुस्लिम वोटर है वो बहुत त्रस्त हो गया। भाई इन लोगों ने कुछ नहीं डिलीवर करा होता तो आज वोटर ट्रस्ट नहीं करेगा, अब वोटर ट्रस्ट करेगा। चेंज है, बच्चे नहीं मानना चाहते, बहुत हो गया ये गुट्टी भी लिया। हाँ, लेकिन संभल में शिक्षा को लेकर भी बड़ी वो है, क्योंकि लगातार सपा विधायक पर इल्जाम लगाया जाता है कि उनके रहते हुए संभल में शिक्षा का वर्चस्व नहीं बढ़ा। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक की नाकामी है ये? निश्चित तौर पर बड़ा दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं मैं, सन 2012 में नगर विधायक हमारे शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन भी बने। बहुत बेहतर होता उस समय 10-5 इंटर कॉलेज यहाँ खुल जाते तो एजुकेशन सेक्टर में हम लोग और अच्छी कर सकते। क्योंकि बड़ा बदनुमा दाग हमारे माथे पर लगा हुआ है। सन 91 की सेंसस जब का रिजल्ट आया सन 97 में, तो उसके अंदर रिपोर्ट में पास ओवर किया कि मोस्ट हाईली इलिटरेट सिटी, अशिक्षितों का शहर संभल। रेट ऑफ लिटरेसी ओनली 27.8% एंड हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी केरल राज्य में तिरचूर 89.25%।
तो जहाँ भी जाते थे रिश्तेदारी शादियों में, वो कहते थे ये आए साहब, सबसे ज्यादा बेपढ़े लिखों के शहर से हैं, सर्वाधिक अशिक्षितों का शहर संभल। उस विषय को लेकर मैं अपने तत्कालीन केंद्रीय सरकार के जो मंत्री थे SR बोमई, ही वॉज द मिनिस्टर फॉर HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनसे मिला और मैंने अनुरोध किया कि साहब संभल में, पार्लियामेंट में भेंट हुई मेरी, कि संभल को एक सेंट्रल स्कूल दे दिया जाए जिससे संभल में बच्चों को एक अच्छी उन्नयन शिक्षा प्राप्त हो। उन्होंने हमारी सैंक्शन जारी कर दी। खैर सरकार बदल गई बाद में 98-99 में। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब मिनिस्टर फॉर HRD बने। उनसे पार्लियामेंट में हम लोग जाकर सेंट्रल हॉल में मिले और हमने अनुरोध किया कि साहब ये पिछली सरकार हमें सैंक्शन दे गई है, आप भी दे देते। उनका भाई कितने बताओ संजय, कितने कर्मचारी हैं सेंट्रल आपके यहाँ? हमने कहा कुल जमा तो 100। तो बोले फिर कैसे दे दूँ? तो हमने कहा साहब जरूर और जगह कैसे दिया जाता, पैसे दे दीजिए। खैर उन्होंने भी फाइल बढ़ाई, सरकार 4 में वाजपेयी चली गई। फिर उसके बाद 4 से 9 में जो HRD मिनिस्टर थे उनसे भी हम मिले। उसके बाद 14 में जब अपनी सरकार आई हमारी भाजपा की, 2014 में जब मोदी सरकार आई, तो मोदी सरकार में भी स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर बनी। उनसे जाकर मैं मिला और उनसे जाकर मैंने कहा कि भाई जी संभल को हमें सेंट्रल स्कूल सैंक्शनड है। बीच में आया एक बार, वो गुन्नौर में नवोदय विद्यालय के तौर पर संभल लोकसभा में तब्दील हो गया। अब लोकसभा हमारी बदल गई है, अब संभल के लिए बहुत खैर, तो हमने उनसे अनुरोध किया कि साहब हमें दे दीजिए। उन्होंने इसको फाइल को आगे बढ़ाया। बाद में निशंक साहब मिले HRD मिनिस्टर, उन्होंने बढ़ाया। और अभी पिछले दिनों मैं अपने जो मिनिस्टर हैं ये धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला, उनसे अनुरोध किया, तब जाकर आखिर में वो वक्त आया है कि संभल तहसील में सेंट्रल स्कूल की सैंक्शन आई है। और हम लोगों ने इसको संभल मुरादाबाद रोड पर सिरसी रेलवे क्रॉसिंग पर 10 एकड़ जगह में उल्लिखित कराया है। मेडिकल कॉलेज हमारे लिए आया था, वो और लोग खींच के ले जाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उसको हमने संभल रुकवाया और आज मेडिकल कॉलेज संभल में रन हो रहा है। यानी कि आप विधायक बनते तो कई बदलाव देखने को मिलेंगे संभल। नहीं, मैं विकास से मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए किस लिए हम इस दुनिया में आए हैं, तो देंगे आप, तभी आप पहचाने जाएंगे, तो कोई आपको नहीं पहचानेगा। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने। ये थे संभल से भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी संजय सांगठानकर जी, जिन्होंने आने वाले